अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नूरुल हुदा एंड वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल अकेडमी। आज की इस वीडियो के अंदर हम बिल्कुल छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट कवर करेंगे जो कि एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एज एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, एज ए टेलीकॉम इंजीनियर आप सबकी बेसिक्स कवर कर लेंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सही है। अब हमारे पास जो सबसे पहले होगा, हम रजिस्टर की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे इस वीडियो के अंदर, कैपेसिटर की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे इस वीडियो के अंदर, जंपर वायर कौन कौन सी टाइप्स की होती हैं, हमारे पास मल्टीमीटर से हम कौन कौन सी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं और ब्रेडबोर्ड पर कितनी पिन्स होती है, वो सब आपको आज की वीडियो के अंदर हम फाइंड आउट करना सिखाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जंपर वायर से। तो ये होती हैं कुछ जंपर वायर, इनका जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि हमारे सर्किट को कंप्लीट करना। ठीक है। तो हमारे पास जंपर वायर्स होती हैं कुछ टाइप, जंपर वायर्स की होती हैं कुछ टाइप जो कि होती हैं सबसे पहली मेल टू मेल किस तरीके से होती हैं, बोलते हैं इनको मेल टू मेल है। ये जो दोनों साइड पे पिन्स निकली हुई हैं, ठीक है, इन्हें मेल टू मेल कहते हैं। यानी कि ये जो है वो हमारे ब्रेडबोर्ड के अंदर इंसर्ट हो जाती हैं, किसी भी माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जिधर स्पेस गिवन हो उसके अंदर जो है ये पिन्स इंसर्ट हो जाती हैं। ठीक है। तो इन्हें कहते हैं मेल टू मेल, जिनकी दोनों एंड पे इस तरीके से पिन हो। सही है। और फिर होती है हमारे पास एक आ जाती है मेल टू फीमेल। सही है। तो मेल टू फीमेल जो है हमारे पास इस तरीके से गिवन है। सही है। ये वाली साइड जिसके अंदर इंसर्ट करने की जगह है, सही है, पिन इंसर्ट करने की जगह उसे कहते हैं फीमेल, और इस साइड को मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ मेल कहते हैं, और ये वाली जो पिन्स होती हैं ये कहलाती है मेल टू फीमेल। सही है। और फिर हमारे पास एक और तरीके की पिन्स होती हैं जो अभी मेरे पास मौजूद नहीं है अनफॉर्चुनेटली, वो होती हैं फीमेल टू फीमेल, जिनकी दोनों एंड्स पे जो है वो इस तरीके से, इस एंड पे भी यही होती हैं फीमेल जंपर्स, और इस एंड पे भी जो है वो फीमेल जंपर्स होती हैं। तो ये हो गई जंपर वायर्स की। और इसके अलावा जो है वो जंपर वायर्स की कंटिन्यूटी वगैरह किस तरीके से चेक होती है वो मैं आपको बताती हूँ। सही है। इसके बाद हमारे पास आता है ब्रेडबोर्ड। सही है। तो हमारा जो ब्रेडबोर्ड होता है उसको अगर आप इस साइड से स्टार्ट करेंगे, जब भी वो 1 2 3 4 5 6 7 8 60 लाइन्स है, और अगर आप इसको बिल्कुल इस साइड से पकड़ेंगे, जब भी जो है इसके अंदर 1 2 3 4 और बिल्कुल यहाँ तक एंड करेंगे तो 60 लाइन्स है। जिस भी साइड से स्टार्ट करेंगे आपकी मर्जी है। सही है। एक छोटा वाला मल्टीमीटर भी आता है इसमें का, वो होता है 5, ये जो 5 लाइन्स हैं, ये 5 हॉरिजॉन्टल लाइन्स का। ठीक है। 5 इनको कैरी, 1 2 3 4 5 इनको कैरी। ठीक है। इतना छोटा भी आता है, पर आई प्रेफर कि आप बड़ा वाला नहीं। सही है। अब इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, अपना सारा सर्किट इंप्लीमेंट करने के लिए, सब चीज़ों के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसमें जो ये लाइन्स है ना, जो बिल्कुल इन्हें कहते हैं नोड भी कह सकते हैं। नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिल रही हों। ठीक है। और ये वाली पूरी एक लाइन को नोड कह सकते हैं, पर ये जो है वो आपस में कनेक्टेड होती है कहाँ तक, 1 2 3 4 5 इधर 5 तक जो है ये आपस में कनेक्टेड होती है। पहली लाइन आपस में कनेक्टेड है, दूसरी लाइन आपस में कनेक्टेड है। ठीक है। और इसी तरीके से ये वाली पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो आपस में कनेक्टेड है। इसी तरह नीचे वाली पूरी हॉरिजॉन्टल 5 ब्लॉक्स तक जो लाइन है वो आपस में कनेक्टेड है। ठीक है। यही सेम सीक्वेंस जो नीचे फॉलो होता है, यहाँ पे 5 तक आपस में कनेक्टेड है, नीचे वाली 5 आपस में कनेक्टेड है। ठीक है। इसके बाद ये जो बीच की लाइन्स हैं, या आप बीच की कॉलम्स जो भी कहेंगे, सही है, ये होती हैं कुछ इस तरह कनेक्टेड, यानी कि ये पूरी लाइन आपस में कनेक्टेड है, बीच में ये डिस्कनेक्टेड है, ये जो बीच में एरिया है ये पूरा डिस्कनेक्टेड है। ठीक है। ये समझे, इस वाले ब्रेडबोर्ड का इस वाले ब्रेडबोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। तो ये वाली जो लाइन्स हैं आपस में, ये पूरी सीधी कनेक्टेड है, ये वाली पूरी सीधी कनेक्टेड है, ये वाली पूरी सीधी कनेक्टेड है, पूरी सीधी कनेक्टेड है। यानी हम जो भी चीज़ इसके अंदर लगाएंगे तो समझो हमने उसका जो है क्या कहते हैं, उसके अंदर अगर मैं समझे मैंने अपना ये जो एक रजिस्टर है वो हमने इसके अंदर लगा दिया। सही है। तो इसी के अंदर अगर हम अपना दूसरा रजिस्टर लगाएंगे तो वो दोनों रजिस्टर्स आपस में कनेक्टेड होंगे। ठीक है। ये इसको मैं डिफरेंटली समझाऊंगी। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ गए ये मल्टीमीटर। सही है। अब हमारे पास जो ये वाला मल्टीमीटर है ये है डिजिटल मल्टीमीटर। इसके अलावा डिजिटल मल्टीमीटर में थोड़ी और टाइप्स आती हैं। एक टाइप मैं आपको इस वीडियो के अंदर साइड पे मेंशन कर दूँगी। दूसरा हमारे पास जो है वो एक लैब में मौजूद होगा, तो वो होगा कुछ इस तरीके का कि उसके अंदर जो है वो 4 प्रोब्स की जगह ऊपर 4 प्रोब्स इंसर्ट करने की जगह ऊपर गिवन होगी। हमारी जो प्रोब्स को इंसर्ट करने की जगह है वो यहाँ गिवन है। प्रोब्स क्या होती हैं, प्रोब्स होती हैं ये ब्लैक और रेड वायर, या ब्लैक और रेड प्रोब्स कह सकते हैं ना। ठीक है। और ये जो है मल्टीमीटर के लिए होती हैं। ब्लैक वाली जो है वो सिर्फ कॉम पे लगती है। ठीक है। ये मैं इस वाले मल्टीमीटर के फंक्शन बता रही हूँ आपको। ठीक है। इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ होती हैं, ये हम अपनी नॉब को घुमाते रहते हैं, नॉब को घुमाते हैं तो उस वैल्यू पे सेट करके और फिर जो है वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। अब इस मल्टीमीटर से जो है वो, इस मल्टीमीटर से नहीं, नॉर्मली किसी भी जनरल डिजिटल मल्टीमीटर जो है वो हम कौन कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं, अपने रजिस्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं, वोल्टेज की वैल्यू निकाल सकते हैं, डीसी वोल्टेज की। सही है। एसी वोल्टेज की वैल्यू निकाल सकते हैं, हम अपना डीसी करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये कंटिन्यूटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कंटिन्यूटी क्या होती है, ये वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं वगैरह वगैरह सब मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। सबसे पहले जो है हम अपनी ब्लैक वाली जो ये प्रोब होगी, सही है, इसको हम लगाएंगे कॉम पर, ये कॉम लिखा हुआ है। ठीक है। और जो हम अपनी रेड वाली प्रोब होगी उसको हर सूरत में हम लगाएंगे किस पर, इस पर जहाँ वोल्टेज, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, ये कंटिन्यूटी का साइन होता है, ये वॉल्यूम वाला ये बना हुआ हो, ओम बना हुआ हो, यहाँ लगा लेंगे अपनी रेड वाली प्रोब हर सूरत में उस वक्त तक जब तक हमारे पास जो हमारा करंट है, एम्पियर किसके लिए होता है, करंट का यूनिट होता है, वोल्ट किसका होता है, वोल्टेज का यूनिट होता है, ये जो ओम्स है ये किसका यूनिट होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है। जो हमारा जो करंट है, यानी जो हमारे एम्पियर्स हैं वो माइक्रो एम्पियर्स, मिली एम्पियर से ज़्यादा एम्पियर पे चले जाते हैं, यानी कि 1 2 3 एम्पियर। तो फिर जो हम अपनी प्रोब है वो उस सूरत में जो है वो सिर्फ इधर लगाते हैं रेड प्रोब, ब्लैक को नहीं छेड़ते, ब्लैक को अपनी जगह पर रखते हैं। ठीक है। ब्लैक को कॉम पे रखते हैं। तो ये हो गई इसकी कहानी। सही है। और जो है क्या कहते हैं, बाकी हर सूरत में, बाकी अगर वोल्टेज निकालना होगा तो इस पर रखेंगे, कंटिन्यूटी, रेजिस्टेंस सब पे इस पर रखेंगे। ठीक है। करंट पे भी इसी पे रखेंगे, लेकिन अगर करंट थोड़ा सा इंक्रीज कर जाए, मीटर पे चला जाए 1 एम्पियर समथिंग में, तो हम फिर इस पर रख लेंगे। ठीक है। और जो है क्या कहते हैं, ये तो चले प्रोब्स की कहानी हो गई। अब जो प्रोब्स इसमें लगाने का तरीका है वो इसी तरीके से सिंपल सा है। अब जो हमारे पास लैब में मौजूद होते हैं, यूजुअली जो लैब में मौजूद होते हैं वो इस तरीके से होता है कि उनके अंदर जो प्रोब्स इंसर्ट करने का तरीका होता है, प्रोब्स इंसर्ट करने की जगह होती है एक्चुअली, वो जो है वो हमारे पास इस तरह, ये जो नीचे गिवन है वो हमारे पास ऊपर होती है। ठीक है। यहाँ 4 प्रोब्स होंगी, ये तो 3 थी। ठीक है। 3 जगह थी, उसके अंदर जो हमारी 4 प्रोब्स इंसर्ट करने की जगह होती है वो 1 2 3 4 करके होती है। ठीक है। अब जो हमारे पास पहली प्रोब होती है ना, उसके अंदर वो हमारी होती है नॉर्मली जो हमारी यहाँ थी बीच की प्रोब, यानी कि कॉम के लिए। सबसे फर्स्ट प्रोब जो हमारी होती है वो होती है कॉम के लिए। सेकंड जो हमारे पास इंसर्ट करने की जगह होती है वो हमारे पास होती है वोल्टेज या ओम के लिए। वोल्टेज या ओम यानी कि यानी वोल्टेज निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, या जो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। यानी कि समझे हमारे पास ब्लैक प्रोब यहीं लगी है,
कॉम पर, ठीक है। और हम जो अपनी रेड प्रोब है उसको अब जो है आगे किसी भी 3 जो हमारे पास इंसर्ट करने की जगह उसके अंदर इंसर्ट करते रहेंगे। सबसे पहली वाली इंसर्ट करने की जगह कौन सी है, जिधर हमें वोल्टेज या रेजिस्टेंस निकालनी होगी। दूसरी वाली जगह कौन सी है, जिधर हमें जो है वो अपना करंट निकालना होगा। और तीसरी वाली जगह कौन सी है, जब हमारा करंट जो है वो एम्पेयर यानी कि 1 2 3 एम्पेयर में आ जाए, राइज कर जाए हमारा करंट, तो उसके लिए जो है वो लास्ट वाली है। तो इसके अंदर 4 क्यों है वो आपको पता चल गई, इसके अंदर 3 क्यों है वो आपको पता चल गई। इसके अंदर सब वैल्यूज जो है वो इसी से फाइंड आउट कर देते हैं। उसके अंदर वोल्टेज और वोल्टेज रेजिस्टेंस की वैल्यू एक से फाइंड आउट करते हैं, यानी जो हमारा सेकंड वाली इंसर्ट करने की जगह उसके अंदर वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है। फिर एमीटर की वैल्यू, एमीटर यानी कि करंट की वैल्यू, और फिर जो है वो हमारे पास ज़्यादा करंट की वैल्यू आ जाती है। इसके अंदर 3 होती हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसी को लेकर चलते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने लगा दी, हमने कंटिन्यूटी हमने फाइंड आउट करनी है। कंटिन्यूटी किस तरीके से फाइंड आउट होती है मैं आपको बता देती हूँ। और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी होती है। रेजिस्टेंस किसकी होती है, रजिस्टर मैंने दिखा दिया आपको, रजिस्टर शीट है कि सही है। रजिस्टर शीट पे जो है हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज मेंशन होती हैं रजिस्टर्स की, और उसके रजिस्टर्स हमारे पास लगे होते हैं। इसी तरह से कैपेसिटर की शीट होती है जो कि अभी मेरे पास मौजूद नहीं है, सही है। उसके अंदर भी कैपेसिटर की डिफरेंट वैल्यूज लिखी हुई होती हैं और उनके जो है कैपेसिटर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं, पोलर नॉन पोलर, वो मैं आपको आगे बता दूँगी, ठीक है। रजिस्टर की वैल्यू जो है हम इस तरह से रेजिस्टेंस के ये जो पोर्शन है इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैपेसिटर की वैल्यू मल्टीमीटर से कैलकुलेट नहीं होती, उसके लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा वोल्टेज की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ से कैलकुलेट हो सकती है। वोल्टेज हमारे पास एक जो ये लाइन वाला वोल्टेज बना हुआ है, क्लियर हो जाए आपको, लाइन जो बनी हुई है ना ये हमारे पास है डीसी के लिए, और ये जो इस तरीके से साइन वेव टाइप बनी हुई है हमारे पास एसी के लिए, ठीक है। तो हमारे पास वोल्टेज जो है वो एसी और डीसी दोनों निकल सकता है। हालांकि इसी की कंपैरिजन में अगर हम इसको देखें करंट को, तो हमारे पास करंट जो है वो सिर्फ एसी निकल सकता है। सही है। तो मैंने आपको तमाम चीज़ों को बता दिया। अब इसके अंदर जो है वो हम नॉर्मली एसी करंट जो है वो नहीं फाइंड आउट कर सकते, डीसी करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, डीसी वोल्टेज और एसी वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस फाइंड आउट मैं भी आपको करके दिखा देती हूँ, ठीक है। रेजिस्टेंस किस तरीके से निकलती है। अच्छा, रेजिस्टेंस निकालने के यानी कि रजिस्टर के अंदर कितनी रेजिस्टेंस है, सही है, वो कितना रेजिस्ट कर सकता है, उसको निकालने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है। एक होता है उसको मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, जो कि हम निकालते हैं थ्रू मल्टीमीटर, और एक होती है उसकी नॉमिनल वैल्यू, जो कि हम रजिस्टर की बॉडी को देखकर या रजिस्टर की कलर्स को देखकर जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपको क्लियर होगा इसके अंदर कितने सारे कलर बैंड्स हैं, ठीक है। और जो इसके कलर्स को देख के हम आइडेंटिफाई करते हैं या कलर को देख के वैल्यू निकालते हैं, और उसे जो है वो हम कहते हैं, उस वैल्यू को हम कहते हैं नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। तो ये इसके कलर्स हैं, ठीक है, थोड़े से क्लियर होंगे। तो अब इसकी जो है हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। अब हमें पता नहीं है कितने रेजिस्टेंस पर है, तो हमें से जो है वो नॉर्मली, वैसे अगर आपको चार्ट में से कैलकुलेट करनी होती है तो किसी भी चार्ट में से कोई भी वैल्यू निकालेंगे और उस वैल्यू को निकाल के जो है वो हम उसके ऊपर सेट करेंगे जो उससे नियरेस्ट होगा। समझे, जैसे मैंने 1 किलो ओम का निकाला, और 1 किलो ओम के नियरेस्ट कौन सा है, 20 किलो ओम, तो हम 20 किलो ओम पे सेट करेंगे और फिर उसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो अब 20 किलो ओम पे सेट किया हमने, और हमने जो है उसकी वैल्यू समझें ये कुछ किलो ओम्स का है निकाली, तो ये हो गया 3.19 यानी कि 3.2 किलो ओम्स या 3.3 किलो ओम्स जो चीज़ें कह सकते हैं। हमारे पास 3.2 का नहीं है, तो मेरा ख्याल ये 3.3 किलो ओम का होगा, और इसके कलर बैंड भी 3.3 वाले से मैच कर रहे हैं, तो इस तरह होता है, सही है। और एक और को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मैंने भी चार्ट में से नहीं निकाले हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से कलर नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये इसके कलर्स हैं 1.2 1.2, सही है। तो ये 1.2 के मैंने जो है वो उससे निकाला है, ठीक है। तो अब जो है मैं दूसरे से वो चीज़ पे ले जाती हूँ आपको। एक हमने थी रेजिस्टेंस निकालनी सीखी थी इससे, ठीक है, रेजिस्टेंस किस तरीके से निकालते हैं। अब दूसरा जो चीज़ है वो हम देखेंगे कंटिन्यूटी किस तरीके से निकालते हैं। कंटिन्यूटी किसे कहते हैं, कंटिन्यूटी एक वायर जो है वो सही प्रॉपर फंक्शन कर रही है या नहीं, उसके हमें चेक करना होता है उसको, तो हम उसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। इससे होता क्या है कि वायर बीच में से कहीं ब्रेक तो नहीं है, पूरी वायर मतलब एक साथ ही कंटिन्यू में चल रही है, ठीक है। और ये जो कंटिन्यूटी है ना, इस कंटिन्यूटी पर हमारे पास जो है वो एक आवाज़ आती है जिससे हमें पता चल जाता है ये जो है वो वायर सही है या नहीं है। देखो उसके अंदर रेजिस्टेंस आ रही है पर आवाज़ नहीं आ रही, यानी कि वायर सही नहीं है। तब हम दूसरी वायर ले लेंगे, ठीक है। किसी भी वायर को ना सबसे पहले चेक करने का तरीका यही होता है कि उसकी कंटिन्यूटी चेक की जाए। तो इसकी कंटिन्यूटी भी नहीं आ रही है, यानी कि ये भी ख़राब है, नहीं ये सही है, ठीक है। ये मैंने वायर के दोनों एंड्स पे लगाया, यानी कि ये कंटिन्यूटी दे रहा है, तो मतलब ये वायर सही है, बीच में से कहीं ब्रेक नहीं है। तो किसी भी चीज़ को या किसी भी वायर को यूज़ करने से पहले जो है वो आप उसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, ताकि ये पता चल जाए कि वो वायर सही है, कहीं से ब्रेक तो नहीं है। अगर ब्रेक होगी तो हमारा पूरा सर्किट ब्रेक कर रही होगी, जिसकी वजह से हमारा सर्किट काम नहीं करेगा। अब इसके अंदर ये सारी चीज़ें समझा देंगे, तो अब मल्टीमीटर जो है वो हम ऑफ कर देंगे। अच्छा, तो हमने जो है वो मल्टीमीटर की अंदर वैल्यू निकालना सीखनी, जंपर वायर कैलकुलेट कर लिया, ब्रेडबोर्ड कर लिया। अब हम चलते हैं रजिस्टर की तरफ, ठीक है। तो रजिस्टर्स के अंदर जो है वो हमारे पास होता है इस तरीके से कलर बैंड के जरिए हम जो है वो 2 तरीके से वैल्यूज़ की निकाल सकते हैं। एक जो है वो नॉमिनल वैल्यू होती है जो कि कलर बैंड के जरिए से निकलती है, और एक जो होती है उसकी मेजर्ड वैल्यू होती है जो कि हमारे मल्टीमीटर की जरिए से निकलती है। अब जो हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ 4 कलर बैंड्स होते हैं, ठीक है। 4 कलर बैंड्स को आइडेंटिफाई कैसे करें कि फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है। इसके अंदर 4 पोजीशन होती हैं समझने, ये 1 2 3 4 आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, कि पहला रेड है, दूसरा पर्पल है, तीसरा रेड है, और फिर गोल्डन है, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना इन कलर बैंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हर कलर बैंड का एक स्पेसिफिक नंबर है, ठीक है। जिस कलर बैंड का स्पेसिफिक नंबर है हम उस पोजीशन पे वो नंबर लिख देंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो है ये कलर बैंड के जो ये नंबर्स हैं यहाँ रजिस्टर शीट के ऊपर भी मौजूद हैं, ठीक है, वरना नॉर्मली मैं आपको लिख के बता देती हूँ किस तरीके से।
सबसे पहले तो हमारे पास जो कलर फॉलो होते हैं वो 3 पोजीशन तक होते हैं। वह हमारे होते हैं कलर, हमारे रजिस्टर के अंदर कितनी जो है पोजीशन हैं, कितने कलर्स हैं हमारे पास रजिस्टर के अंदर होते हैं 4 कलर्स। ठीक है, ये रहा नज़र आ रहा होगा सही है। इस रजिस्टर के अंदर भी 4 कलर मौजूद हैं। ठीक है, नॉर्मली रजिस्टर के अंदर हमारे पास होते हैं 4 कलर। ठीक है, यानी कि 4 पोजीशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब फोर्थ वाली को बिल्कुल आप लोग साइड कर दें। ठीक है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए हम जो है वो स्पेसिफिक कलर्स होते हैं, उनको हम उनके स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये जिस तरीके से ब्लैक है और फर्स्ट के लिए जो है ब्राउन है, सेकंड के लिए जो है क्या कहते हैं रेड है, थर्ड के लिए ऑरेंज, इस तरीके से। तो अब ये नॉर्मली आपके पास यहाँ रजिस्टर शीट पे मौजूद भी होते हैं, मतलब मैं आपको लिख के बता देती हूँ। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 जो है हमारे पास समझें 3 जगह हैं जिनके अंदर हमें जो है वो अपनी कलर की वैल्यूज़ जो है पुट करनी है। ठीक है, तो हमारे पास जो इस साइड पे लिख देती हूँ 0 है, वो मेंशन करता है ज़ीरो जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसे, ब्लैक कलर को। अगर हमारे पास पहली पोजीशन पे ब्लैक कलर है, ठीक है, अब आप किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे पहली पोजीशन पर, हमारे पास जो सबसे लास्ट पोजीशन होगी यानी फोर्थ वाली पोजीशन, ठीक है, उसके ऊपर सिर्फ 2 कलर आ सकते हैं, या तो गोल्डन, ठीक है, या सिल्वर। या ऐसा हो सकता है कि कोई कलर ना हो और सिर्फ जो है वो 3 कलर का कलर बैंड हो। ठीक है, तो हमारी जो लास्ट पोजीशन है ऊपर उसके ऊपर कौन से कलर आ सकते हैं, गोल्डन या सिल्वर। अब आप यहाँ देख के बताएंगे इस कौन सी पोजीशन है जहाँ गोल्डन आ रहा है, ये वाली। ठीक है, तो इसका मतलब समझ आ गया कि हमारी जो फोर्थ पोजीशन पर है वो ये है। तो हम फर्स्ट काउंट कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट की काउंटिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, यानी रेड से। तो हमारे सबसे फर्स्ट पे आ गया रेड। अब जो रेड का कलर होगा वो लिख लेंगे। फिर दूसरे पास हमारे पास आ गया पर्पल। ठीक है, पर्पल का जो कलर होगा वो लिख लेंगे। और फिर हमारे पास जो आ गया वो आ गया रेड। ठीक है, अभी तीनों मैंने आपको फॉर एग्जांपल लिख के दिखाए हैं इसकी वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, 0 को ब्लैक रिप्रेजेंट करते हैं, 1 को हमारे पास जो है ब्राउन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 2 को हमारे पास रेड रिप्रेजेंट करते हैं, 3 को हमारे पास ऑरेंज, इसी तरह 4 को हमारे पास येलो, 5th का हमारे पास जो है वो ग्रीन होता है, 6 हमारे पास जो है वो ब्लू होता है, 7th वॉयलेट, 8 ग्रे, 9 जो है हमारे पास वाइट होता है। तो हमारे पास जो फर्स्ट 3 जगह हैं या फर्स्ट 3 कलर्स हैं उनके अंदर यही कलर्स हो सकते हैं, इनके अलावा कोई कलर्स नहीं हो सकते। ठीक है, और जो हमारे पास फोर्थ प्लेस है उसके ऊपर सिर्फ ये 2 कलर्स हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और कलर नहीं हो सकता। बहुत सिंपल सी चीज़ है। 3 जगह है हमारे पास, 3 जगहों पर या तो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ये 9 कलर्स के अलावा कोई और कलर हो नहीं सकता। ग्रे हो गया, वाइट हो गया, इनके अलावा कोई कलर मौजूद नहीं हो सकता। और जो हमारे पास चौथी जगह है उसके अंदर इन 2 कलर्स के अलावा कोई और कलर हो नहीं सकता। तो हम ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि वो फोर्थ प्लेस है या फर्स्ट प्लेस है, हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे उसके कलर से। ठीक है, अगर वो गोल्डन है तो यानी कि वो फोर्थ पर है, अगर वो सिल्वर है तो यानी कि वो फोर्थ पर है, अगर तो वो कोई और है, गोल्डन और सिल्वर के अलावा कोई भी और कलर है तो उसका मतलब है कि वो हमारी फर्स्ट प्लेस है। ठीक है, अब हमने यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस हमारी लिख दी कि इस तरीके से करेंगे। अब जो फर्स्ट प्लेस होती है ना, जो सेकंड प्लेस है, सॉरी सेकंड से बताना शुरू करती हूँ, वो आती है हमारे पास यूनिट, ये आती है हमारे पास एस टेंस, और इस नंबर पे यानी कि जो थर्ड वाली वैल्यू आती है हमारे पास, जो थर्ड वाला कलर होता है वो हमारे पास आता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट यानी कि थर्ड पे जो भी कलर होगा वो उसकी पावर बन के आ जाएगा, 10 की पावर। जैसे कि इस पे था रेड, पर्पल, रेड, तो रेड का कौन सा कलर है, रेड का कौन सा नंबर है 2। ठीक है, 2 इंटू, और पर्पल का कौन सा कलर है, पर्पल हमारे पास है, पर्पल या वॉयलेट कहने से, ठीक है, पर्पल हमारे पास है 7। ठीक है, पर्पल का हमारे पास कौन सा कलर है, वॉयलेट या पर्पल का 7। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारे पास रेड का कलर है वो क्या है 2, तो इसकी एक्सपोनेंट पावर आ गई 2। ठीक है, अब आप बोलेंगे फोर्थ वाले कलर क्यों है, तो फोर्थ वाले को हम एज रिप्रेजेंट करते हैं एज टॉलरेंस। इसको बोला जाता है टॉलरेंस, यानी कि जो है वो हम इसके अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट करके अपनी परसेंटेज की वैल्यू जो है वो माइनस करते हैं। अब गोल्डन के लिए जो हमारे पास परसेंटेज होती है वो होती है +-5%, और सिल्वर के लिए हमारे पास जो परसेंट होती है वो होती है +-10%। और अगर कोई भी कलर नहीं है हमारे पास, यानी कि लास्ट वाले जो है कलर के ऊपर या लास्ट वाली स्पेस के ऊपर हमारे पास कोई कलर नहीं है, या सिर्फ 3 कलर्स हैं, ठीक है, और वो 3 कलर्स गोल्डन या सिल्वर नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास कोई जगह नहीं है लास्ट के लिए, तो हम जो है वो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं +-20%। अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, मैं आगे समझाऊंगी तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ जो है हमारे पास कौन सा कलर था, जैसे कि आपने यहाँ लिखा होगा, ठीक है, इफ़ इट्स क्लियर टू यू, रेड, वॉयलेट, रेड और ये गोल्डन। ठीक है, तो हमारे पास गोल्डन की कितनी परसेंटेज आ गई, +-5%। ठीक है, 27 एक्सपोनेंट 2 +-5%, और 5% का क्या मतलब है, +-0.05। अब 0.05 कैसे हो गया, परसेंटेज को हटाते हैं तो ये हो जाता है 5/100, और 5/100 हो जाता है 0.05। ठीक है, अच्छा, तो अब हम अपनी दूसरी एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मैं आप लोगों के सामने रजिस्टर निकालूंगी। सही है, तो अब यहाँ नॉर्मली कौन सा रजिस्टर क्लियर है, जिसकी जो है सारे कलर्स आप लोगों को नज़र आ रहे हों, इधर से कोई लिखता है। ठीक है, इसके सारे कलर्स आप लोगों को विजिबल नहीं, ये कौन कौन से कलर्स हैं देख लें, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज और गोल्डन। ठीक है, ये कौन सा है, 56 किलो ओम्स का। ठीक है, तो अब हमें वैल्यूज़ की नॉर्मली पता चल गई कि 56 है, फिर भी हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकाल के देख लेंगे। पहले मैंने आप लोगों को बता दिया, जैसे ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज और गोल्डन। फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस पे जो है हमारे पास गोल्डन और सिल्वर नहीं हो सकता, और फोर्थ प्लेस पे हमारे पास सिर्फ गोल्डन या सिल्वर हो सकता है, तो इसके ऊपर फोर्थ प्लेस पे कौन सा है, गोल्डन। ठीक है, तो यानी कि ये फोर्थ है और ये फर्स्ट प्लेस है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस पे कोई से भी कलर हो सकते हैं, 9 कलर्स में से कौन से हैं वो 9 कलर्स, इसको रखते हैं अभी साइड पर। ठीक है, वो 9 कलर्स हैं हमारे पास, ये वाले। ठीक है,
ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट। ठीक है, अब जो हमारा फर्स्ट कलर था वो ग्रीन था, फिर ब्लू था, फिर ऑरेंज था। ठीक है, तो यही नॉर्मली कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहला कलर जो है हमारे पास ग्रीन है। ठीक है, जो हमारे पास ग्रीन वाला है, सेकंड एग्जांपल है, ग्रीन वाले का क्या है, ग्रीन वाले का कलर पैंट का कलर का वो कोड क्या है या कलर का नंबर क्या है, ग्रीन का है हमारे पास 5। ठीक है, और जो दूसरा था वो हमारे पास है ब्लू, ग्रीन ब्लू, यानी कि 5 6। और इसके बाद जो हमारी पावर में आएगा वो पावर में कौन सी वो आएगी डिजिट, ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज एंड देन गोल्डन। ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज में कौन सा कलर है, ऑरेंज में हमारे पास पावर है 3, और जो हमारा गोल्डन है उसका है ±5%। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 56,000। ठीक है, और हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस कितना, प्लस माइनस जो है हमारे पास 5%, यानी कि 0.05। ठीक है, तो अब हम इसको नॉर्मली वैसे ही उसी तरह शिफ्ट कर लेंगे। यहाँ कौन सी वैल्यू रहेगी हमारे पास, बल्कि शिफ्ट बाद में करेंगे, पहले हम ऐड कर लेते हैं। 56,000.05 या हमारे पास होगी 55,999.95। ठीक है, और जो है क्या कहते हैं, ये हमारी जो हो गई वो नॉमिनल वैल्यू के 2 रिजल्ट आ सकते हैं। इस रेंज के अंदर जो है हमारा आंसर आएगा। तो अब इसके जो है वो हम चेंज कर लें, 1 2 3 1000 जो है हमने उधर डिवाइड कर दिया, तो 56.00 हो गया। ठीक है, 56.00 क्या था ये हमने पावर 10 की पावर 3, तो ये हो गया 56.00 के, यानी कि 1000, और ये हो गया 55.99 के, यानी कि 56.00 के। और हमने कौन सी वैल्यू, हमने वैल्यू क्या निकाली थी, 56 किलो ओम्स, और वही सेम रिजल्ट आ गया 56 किलो ओम्स का। 56 किलो ओम्स का क्या रिजल्ट आ गया, 56 के, ये 55.99 के रेंज के दरमियान। तो इस तरह जो है हमारी नॉमिनल वैल्यू एक रजिस्टर की निकल सकती है, मेजर्ड वैल्यू जो है हमारी मीटर से निकल सकती है। और ये हो गया रजिस्टर का टॉपिक कंप्लीट। अब हम चलते हैं कैपेसिटर की तरफ। अच्छा जी, तो जो हमारे पास कैपेसिटर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले एक होता है नॉर्मली, मैं आप लोगों को लिख के बता देती हूँ, सही है। सबसे फर्स्ट होता है हमारे पास सिरेमिक। ठीक है, इसे कहते हैं नॉन पोलर। नॉन पोलर वो जिसके ऊपर प्लस माइनस मेंशन नहीं होता। ठीक है, नॉन पोलर यानी कि प्लस माइनस नॉट मेंशन। ठीक है, समझ जाएंगे, प्लस माइनस जो है वो हमारे पास मेंशन नहीं होता। और सिरेमिक जो है नॉन पोलर, प्लस माइनस मेंशन नहीं। और जो दूसरा वाला होता है हमारे पास वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक, और वो जो है पोलर कहलाता है। ठीक है, अब पोलर का क्या मकसद है, पोलर का मकसद ये है कि हमारे पास जो आ रहा होगा या जो हमारे पास कैपेसिटर होगा उसके अंदर प्लस और माइनस मेंशन किए हुए होंगे। ठीक है, प्लस माइनस टिक, यानी कि प्लस माइनस मेंशन होंगे। 2 तरह के होते हैं, एक होता है नॉन पोलर, एक होता है पोलर। ठीक है, अब पोलर किस तरीके का दिखता है, नॉन पोलर किस तरीके का दिखता है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। नॉन पोलर होता है कुछ इस तरह का। ठीक है, मैं तो इसे समझने के लिए जो है वो यूज़ करती थी दाल का वर्ड, कि ये होता है दाल की तरह का, दाल शेप या दाल जैसा दिखता है ये। ठीक है, और जो हमारे पास पोलर होता है, ठीक है, वो इस तरीके से होता है सिलेंडर टाइप। ठीक है, ये बड़े भी होते हैं थोड़े से। मेरे पास अनफॉर्चुनेटली अभी कैपेसिटर शीट मौजूद नहीं है, मैंने आपको कैपेसिटर शीट में दिखा दी। और इनकी वैल्यूज जो है वो मेंशन होनी होती है, जिस तरह रजिस्टर की शीट थी, रजिस्टर की शीट के ऊपर हमारे पास वैल्यूज मेंशन की और रजिस्टर्स लगे हुए थे। इस तरह कैपेसिटर की शीट होती है, उसके ऊपर वैल्यूज मेंशन होती है और कैपेसिटर्स लगे होते हैं। तो ये उसी शीट में से निकले हुए हैं। ठीक है, अब जो पोलर है वो कौन सा है, ये वाले। अब इन्होंने कहा है पोलर के अंदर हमारे पास प्लस माइनस मेंशन होता है। ठीक है, और नॉन पोलर में तो प्लस माइनस बेचारे के ऊपर लिखा हुआ वर्ड भी थोड़ा मुश्किल से नजर समझ आता है, तो प्लस माइनस का ही मेंशन होगा। ठीक है, अच्छा, एक और तरीका से प्लस माइनस मेंशन को देखने का, एक जो लेग होती है हमारे पास, ठीक है, पोलर वाली होती है, उसके अंदर जो नॉन पोलर होता है, ठीक है, ये वाला, इसके अंदर कोई भी लेग बड़ी है कोई भी लेग छोटी नहीं होती। इस तरीके से इसको नॉर्मली करके देख भी लेंगे जब भी आपको आइडिया नहीं होगा कि कौन सी लेग बड़ी है कौन सी लेग छोटी है। ठीक है, सेम हाइट होती है दोनों लेग्स की। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो पोलर वाले होते हैं, ठीक है, यानी कि जिनके ऊपर प्लस माइनस मेंशन होता है, उनकी एक लेग जो है वो हमारे पास बड़ी होती है। ठीक है, और एक लेग होती है हमारे पास छोटी। तो जो बड़ी वाली लेग होती है ना, ठीक है, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव लेग। ठीक है, यानी कि उसके ऊपर बिगर लेग या बड़ी लेग को कह लेंगे कि वो पॉजिटिव होती है, और जो हमारे पास छोटी लेग होती है उसे हम नेगेटिव कहते हैं। ठीक है, इसी तरह इसी कैपेसिटर में भी सेम चीज़ है, बिगर लेग है उसको हम पॉजिटिव कहेंगे और जो स्मॉलर लेग है उसको हम नेगेटिव कहेंगे। अब ये बिगर और स्मॉलर क्या पता काट के किसी ने बराबर कर दी हो तो, ठीक है, तो एक और चीज़ है, एक और कॉन्सेप्ट है, वो क्या है कि ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक नेगेटिव की लाइन होती है, समझ लें। इस वाले सिलेंडर के ऊपर ये एक नेगेटिव की लाइन, देखें पूरे कैपेसिटर पर कहीं नहीं बनी हुई, सिर्फ इधर बनी हुई, तो इस वाले कैपेसिटर के ऊपर एक नेगेटिव लाइन मेंशन होती है। ठीक है, जिस तरह इस वाले कैपेसिटर के ऊपर एक नेगेटिव लाइन मेंशन है, और यही वाली जो लेग होगी ना वो छोटी होगी। देखो, ये लेग छोटी है और इसी के ऊपर नेगेटिव लाइन मेंशन है, यानी कि ये वाली जो लेग है वो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों सही होते हैं, हमारे पास जब सर्किट बनता है ना, तो सर्किट के अंदर बताया जाता है कि बैटरी का पॉजिटिव इधर है, बैटरी का नेगेटिव इधर है, और फिर जो है उसी हिसाब से जो है हमारे पास कैपेसिटर्स उसमें सर्किट में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ये हो गई इनकी बात। अब इनके ऊपर जो है वो बिल्कुल छोटा छोटा सा नज़र आ रहा होगा, 10 माइक्रोफैरेड। ठीक है, इस तरह मेंशन होता है। ठीक है, 50 वोल्ट्स और इस तरीके की चीज़ें मेंशन होंगी। 50 वोल्ट उसकी वोल्टेज की रेंज बता देता है, कितने वोल्ट्स जो है ये ले सकता है, और 10 माइक्रोफैरेड इसके ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव मेंशन होगा, नेगेटिव पॉजिटिव मेंशन होगा, पोलर के अंदर इलेक्ट्रोलाइटेड है। ठीक है, ये और इसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं, हमारे पास वैल्यू भी नॉन होगी, इसके अंदर वैल्यू भी नॉन होगी कैपेसिटर की, हम कैपेसिटेंस की निकालने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इसके अंदर भी जो है वो दूसरे वाले में भी देखना आप, यहाँ जो है वैल्यू नॉन है, 3.3 छोटा सा लिखा हुआ है, 3.3 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं पेश। अब ये हो गया साइड पर। अब जो दूसरा वाला हमारे पास कैपेसिटर है वो होता है कौन सा, पोलर।
नॉन पोलर कौन सा होता है? उसके अंदर जिसके अंदर हमारे पास जो है वो कोई भी ना छोटी बड़ी लेग का फ़र्क है, ना जो है हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव मेंशन है, और एक और नई चीज़ कि इसके अंदर जो है वो हमारे पास सिर्फ नंबर लिखे होते हैं, हम ये भी नहीं पता होता कि इसके अंदर जो वैल्यू है इसकी वो कितनी है, चाहे माइक्रोफेरेड है, फेरेड है, क्या है वैल्यू वो भी नहीं पता होती, ठीक है। तो इस सब के लिए जो है वो मैं आपको अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद आप लोगों को समझ आ जाएगा। अच्छा, जो इसके अंदर जो है नेगेटिव पॉजिटिव का मसला नहीं होता, तो इसको सर्किट में आप किसी भी तरह प्लेस कर दें, ऐसे या ऐसे, इधर इस साइड तो कोई इशू नहीं कहलाता, नहीं होता, ठीक है। अब जो इसको देखने का तरीका है ना वो इस तरीके से है कि ये आ गया हमारे पास कैपेसिटर, ठीक है, समझे, बहुत गंदी सी डायग्राम है पर समझ लीजिएगा, ठीक है। ये कैपेसिटर है, ठीक है। कैपेसिटर के अंदर सबसे पहली जो ऊपर चीज़ लिखी होती है वो होती है हमारे पास, समझे, ये एक फजूल सी चीज़ें से पढ़ लिखी है, 2E104 या 103 जैसे हमारे पास लिखा हुआ था, और KJM कुछ भी लिखा हुआ है। अब जो ये पहली वाली चीज़ होगी ना, ये पहली वाली चीज़ होगी किस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, 2E आई गेस क्लियर है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके लिख लेती हूँ, ठीक है। ये हमारे कैपेसिटर हो गई, इसकी 2 लेग्स हो गई, और हमारे पास 2E पहले लिखा हुआ होगा, 2E नहीं तो कुछ भी लिखा होगा, नहीं होगा तो कोई मसला नहीं है कि हमारे वाले इस वाले पर से 103 लिखा हुआ है, ठीक है, 104 यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहला वाला होता है ये किसको बताता है, ये हमारे मैक्सिमम वोल्टेज को बताता है, ठीक है, ये बताता है कि कितना मैक्सिमम वोल्टेज जो है इस कैपेसिटर में जा सकता है। जो दूसरा वाला होता है वो हमारे पास कहलाती है इसकी कैपेसिटेंस, ठीक है। तीसरा वाला हमारे पास जो है ना वो उसकी टॉलरेंस कहलाती है। टॉलरेंस मैं आप लोगों को पीछे बता चुकी हूँ, टॉलरेंस यानी कि प्लस माइनस हमारे पास जो परसेंटेज करते हैं उसको टॉलरेंस कहते हैं। हमने ये रेजिस्टेंस में भी की थी कि प्लस माइनस गोल्डन और सिल्वर को देखे टॉलरेंस प्लस माइनस की थी, इसी तरह यहाँ भी इसकी टॉलरेंस होती है। अच्छा, वहाँ जो है वो गोल्डन और सिल्वर टॉलरेंस थी, यहाँ जो है इसकी टॉलरेंस होगी के, जे और एम, ठीक है। के की टॉलरेंस होगी प्लस माइनस 10%, जे की टॉलरेंस होगी प्लस माइनस 5% और एम की टॉलरेंस होगी प्लस माइनस 20%, ठीक है। अभी हम देख के पता लगा लेंगे कि के, जे, एम है, कुछ भी नहीं है तो टॉलरेंस की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और अच्छा जी, तो जो हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है, सही है। अब कैपेसिटेंस के आगे 104, तो जो सबसे पहले 2 डिजिट्स हैं वो हमारे पास एज इट इज लिखे आ जाते हैं, जो थर्ड डिजिट है वो उसका एक्सपोनेंट बन के आ जाता है, ठीक है। और इसको जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा उसका एक्सपोनेंट में, पर उसके एक्सपोनेंट में एज नेगेटिव, ठीक है। जो हमारे पास थर्ड या सेकंड या लास्ट जो भी यूनिट पर डिजिट होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा नेगेटिव एक्सपोनेंट, ठीक है। तो नेगेटिव एक्सपोनेंट हो जाएगा 0.00001, ठीक है, बल्कि नहीं 0.001, ठीक है। और इसको हम शिफ्ट करें तो ये 10 की पावर -3 हो जाएगा, 10 की पावर -3 यानी कि 0.001 एक्सपोनेंट -3 और 0.1 माइक्रोफैरड, ठीक है। माइक्रो इक्वल टू 10 की पावर -3। इसी तरह हमने नॉर्मली दूसरा जो हमारे पास कैपेसिटर मौजूद था वो जो यहाँ मौजूद है वो हमारे पास था 103 का, ठीक है। तो 10 का मतलब है 10 मल्टीप्लाइड बाई एक्सपोनेंट पावर 3 और माइनस में है ये 0.001, ठीक है। 1 2 3 एक्सपोनेंट में 3 इधर आ गया, ठीक है, और पावर में तो हमने इसको मल्टीप्लाइड बाई कर दिया 1 या 0.01, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय बल्कि 0.1 मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंट 2, ठीक है, एक्सपोनेंट -2, तो यह हो जाएगा हमारे पास 0.01 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो हमारे पास 10 की पावर 3 की वैल्यू आएगी, वो आएगी 0.01 माइक्रोफैरड। इस तरीके से इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू निकल जाती है। अच्छा, हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप के होते हैं कैपेसिटर्स, वो किस तरीके के होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। मेरे पास यहाँ मौजूद नहीं है नॉन पोलर कैपेसिटर्स जिनकी पोलैरिटी मेंशन नहीं होती, या जिनके अंदर जो है क्या कहते हैं हमारे पास बड़ी छोटी लेग का फ़र्क नहीं होता, ठीक है। कुछ थोड़े से डिफरेंट भी होते हैं, कुछ इस तरीके के होते हैं, ठीक है। कि सबसे पहले उनके अंदर ई लिखा होता है, ई यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है, ये आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद आ गया 202, अभी बता दिया 202 को किस तरह से डिवाइड करेंगे, 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर में 2, ठीक है, इस तरीके से। फिर हमारे पास आ जाएगा 120 kV, यानी कि ये भी वोल्टेज का कुछ है, ये आपको वोल्टेज का बता रहे हैं कितना वोल्टेज मैक्सिमम या मिनिमम है। फिर EG करके कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। तो इन सब चीज़ों से घबराना नहीं है। जो मेजर हमारे पास चीज़ होती है वो होती है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू, ये हर कैपेसिटर पर जो है, हर नॉन पोलर कैपेसिटर पर जो है मेंशन होगी, ठीक है। ये आ गई हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू। इस वैल्यू को हम इस तरह तोड़ कर रखेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो है नॉर्मली कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब एक और टाइप का कैपेसिटर देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास आ गया ये, इसके अंदर लिखा हुआ है H1H 224 और J, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो आप जो है हम देख लेते हैं, इसको हम कह देंगे रेटेड वोल्टेज, रेटेड मैक्सिमम मिनिमम वोल्टेज, ठीक है। और 224 को हम कह देंगे इस तरह 22 मल्टीप्लाइड बाई एक्सपोनेंट 4, और जे के लिए हमारे पास टॉलरेंस कितनी थी, ±5%, तो ±0.05, ठीक है। बस सिंपल सा इनको सॉल्व करेंगे, कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी, और इस तरह से जो है हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे नॉन पोलर कैपेसिटर्स पर जो है वो हमारी वैल्यूज़ आ जाती हैं, ठीक है। ये हमारे नॉन पोलर कैपेसिटर हैं, इनकी वैल्यूज़ आ गई, इनका आपको वो पता चल गया कि जो है क्या कहते हैं 103 कोड का क्या मतलब है, 104 कोड का क्या मतलब है। पोलर कैपेसिटेंस का आपको पता चल गया कि पोलर के अंदर अच्छा नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल गई, मल्टीमीटर यूज़ करना आ गई, जंपर वायर यूज़ करनी आ गई, और जो है हमारा ब्रेडबोर्ड भी पता चल गया, ब्रेडबोर्ड के अंदर कितनी पिन्स होती हैं, किस तरीके से होती हैं। तो बस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अब मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।